के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। आमतौर पर संगठन दो तरह के होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। आमतौर पर पूरी दुनिया में दो ही तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हमें मिलते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कोशिश ये होती है कि विश्व के सभी देश शामिल हो और क्षेत्रीय संगठन में क्षेत्र विशेष के संगठन शामिल हो, के देश शामिल हो। अगर अंतरराष्ट्रीय संगठन है तो इसमें सब अगर विश्व के सभी देश शामिल होते हैं तो इसका जो अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है वो निर्धारित होता है। और क्षेत्रीय संगठन में एक क्षेत्र विशेष के सदस्य एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चित उद्देश्य के लिए, निश्चित उद्देश्य के लिए साथ आते हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य संपूर्ण विश्व के लिए होता है, यानी होल वर्ल्ड। संपूर्ण विश्व के लिए होता है। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय संगठन जैसे सार्क, आसियान, ये अंतरराष्ट्रीय, ये क्षेत्रीय संगठन है। यानी इसमें क्षेत्र विशेष के, जैसे इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं, उसी प्रकार इसमें भी एशियाई देश शामिल। जबकि यूएनओ में पूरे देश यानी पूरे विश्व के देश इसके सदस्य हैं। तो स्वाभाविक है कि इसका मोटिव भी अलग होता है और इसका मोटिव भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का मोटिव भी अलग होता है। इसकी कोशिश अंतरराष्ट्रीय स्तर की होती है और इसकी कोशिश रीजनल लेवल की होती है, यानी क्षेत्रीय होती है। थीम भी अंतरराष्ट्रीय संगठन के अलग होते हैं तो क्षेत्रीय संगठन के अलग होते हैं। ये तो एक जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अंतरराष्ट्रीय संगठन और फिर क्षेत्रीय संगठन। संगठन के और भी कई आधार हो सकते हैं, जैसे संगठन
एक राजनीतिक संगठन भी हो सकता है जिसका उद्देश्य राजनीतिक संगठन जिसका उद्देश्य राजनीति होती है। दूसरा, आर्थिक संगठन, यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा धार्मिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, यानी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जिसका मोटिव पॉलिटिकल इशू होता है, यानी राजनीतिक मुद्दे। आर्थिक, आर्थिक मुद्दे। धर्म, धार्मिक संगठन यानी धार्मिक मुद्दे। और सांस्कृतिक यानी समान संस्कृति वाले देशों का संगठन। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसका उद्देश्य भी अलग अलग होता है। जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली शांति, दो देशों के बीच विवाद को सुलझाने का प्रयास। आर्थिक संगठन यानी व्यापारिक उद्देश्य इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में होते हैं। धार्मिक संगठन यानी धर्म केंद्र में होता है। तो सांस्कृतिक संगठन में यानी सभ्यता एवं संस्कृति। लेकिन जैसे जैसे वैश्विक व्यवस्था बदलती गई, राजनीति अर्थव्यवस्था से प्रभावित होने लगी, अर्थव्यवस्था धर्म से प्रभावित होने लगा, धार्मिक व्यवस्था संस्कृति से गाइड होने लगी। तो इन समस्याओं के सुधार के लिए सभी संगठन, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, आर्थिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो या सांस्कृतिक संगठन हो, ये सारे संगठन एक दूसरे से कनेक्ट है। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था से आर्थिक व्यवस्था तय होती है, तो आर्थिक व्यवस्था भी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। इसमें धर्म की भी अहम भूमिका होती है। आज अगर आतंकवाद एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है, तो इसके कई एंगल हैं। एक पॉलिटिकल एंगल भी है यानी राजनीतिक, इसका एक आर्थिक एंगल भी है यानी इकोनॉमिक एंगल भी है, इसका एक धार्मिक एंगल भी है यानी रिलीजियस एंगल, और एक है सांस्कृतिक यानी क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी यानी पहचान। तो आमतौर पर हम आतंकवाद के पीछे मुख्य नहीं, कभी कभी तो इसे धार्मिक युद्ध की भी संज्ञा दी जाती है, अर्थात ईसाई बनाम इस्लाम। वैश्विक स्तर पर
आतंकवाद से अगर धर्म को निकाल दिया जाए तो इसका बैकबोन टूट जाएगा, इसकी रीढ़ की हड्डी समाप्त हो जाएगी। इसलिए धार्मिक संगठन एक आवश्यक एसेंशियल कंपोनेंट्स बन गया है टेररिज्म का। इसीलिए आज कुछ वर्ष पहले आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इस्लामिक आतंकवाद पर चर्चा हुई थी। लेकिन आतंकवाद का संबंध किसी धर्म से नहीं होता है। अगर इस्लामिक आतंकवाद हो सकता है तो ईसाई आतंकवाद भी हो सकता है, हिंदू आतंकवाद भी हो सकता है। यानी धर्म से जुड़े हुए लोग आतंकवाद इतनी आतंकवाद की जो विचारधारा है वो संकीर्ण हो जाएगी। इसलिए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से, अब जैसे सार्क दक्षिण पूर्व एशिया में सार्क का संगठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य, इसमें आमतौर पर इस क्षेत्र के देश शामिल हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश जैसे हैं। इनकी संस्कृति लगभग एक जैसी है, इनकी संस्कृति में काफी समानता है। तो इस सार्क का उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों को प्रमोट करने के साथ साथ सांस्कृतिक को भी बढ़ावा देना है, सांस्कृतिक इसकी पहचान को भी प्रमोट करना है। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें इस तरह के संगठन के स्वरूप मिलते हैं। सबसे पहले यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके दरअसल इसकी स्थापना का उद्देश्य था वैश्विक शांति स्थापित करना, यानी ग्लोबल पीस। वैश्विक शांति स्थापित करना, क्योंकि इस संगठन की स्थापना के पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो ऐसे युद्ध हुए जिसने मानव जाति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया, चाहे जन हो चाहे धन हो, दोनों ही दृष्टिकोण से लाखों लोगों की जानें भी गईं और बेतहाशा धन भी खर्च हुआ। इसलिए आगे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो, आगे ऐसी समस्याएं उत्पन्न न हो और फिर से विश्व ऐसे भयानक युद्ध में जाए जिससे पूरी मानव जाति को खतरा उत्पन्न हो जाए, इसलिए यह जरूरी था कि एक ऐसा संगठन हो जो कि विश्व में शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा। उसकी कोशिश यही थी। तो
प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। ये 1920 से लेकर 1946 तक अस्तित्व में रहा। यह प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता को देखते हुए, यानी प्रथम विश्व युद्ध में जो विनाश हुआ उस विनाश को देखते हुए आगे ऐसे युद्ध की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए जरूरी था कि एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जो दो देशों के बीच, दो क्षेत्रों के बीच किसी प्रकार की विवाद को सुलझाए, जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न न हो। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि हो, जर्मनी के साथ दुर्व्यवहार हो, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाए। ये संघ भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में सक्षम नहीं था। और 1920 में इसकी स्थापना हुई और लगभग 26 वर्षों तक ये चलता रहा। 10 जनवरी 1920 में इसकी स्थापना हुई और 20 अप्रैल 1946 तक ये रहा। लेकिन विश्व युद्ध को ये रोक नहीं पाया। वर्साय की संधि में जिस तरह जर्मनी को अपमानित किया गया, जर्मनी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया गया, जर्मनी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जर्मनी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हम दूसरे विश्व युद्ध से बच ही नहीं सकते। और जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। ऐसे शासकों के रहते हुए युद्ध को रोका ही नहीं जा सकता है जो युद्ध के ही पर्याय बने हुए हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पहले विश्व युद्ध से भी ज्यादा भयानक था। दूसरे विश्व युद्ध में तो मानव जाति को खतरा उत्पन्न हो गया जब नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए गए, जिसके परिणाम, जिसका प्रभाव हमें आज भी दिखाई पड़ता है। वैसी स्थिति में अब एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी, एक मजबूत संगठन की आवश्यकता थी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति को स्थापित कर सके। इसी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस यानी यूएनओ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। उद्देश्य यानी मोटिव क्या था? वैश्विक शांति स्थापित करना। वैश्विक शांति स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। और आप यूएनओ का लोगो देखेंगे तो उसमें 2 जैतून की पत्तियां
के बीच में पूरे विश्व का मैप रखा गया है। नेट ऑन है। आप देख रहे होंगे ये दो जैतून की पत्तियां हैं, ऑलिव लीफ, और इसके बीच में पूरे संसार को दिखाया गया है। तो ये इस संगठन का लोगो, इसे शांति के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है, सिंबल ऑफ पीस, यानी शांति के प्रतीक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस यूएनओ की 6 शाखाएं बनाई गई। पहली शाखा महासभा यानी जनरल असेंबली, दूसरी शाखा सुरक्षा परिषद, तीसरी शाखा न्यास परिषद, चौथी शाखा आर्थिक परिषद, पांचवी शाखा सचिवालय। यानी इस प्रकार और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं या 6 ऑर्गन हम कह सकते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट, और छठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 6 यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सबसे बड़ी सभा महासभा।
यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं और वर्तमान में अभी 193 सदस्यों की संख्या है। यानी यूएनओ में सदस्यों की संख्या 193 यानी 193 अभी सदस्य हैं। सी हॉली और दूसरा फिलिस्तीन, ये दो देश ऐसे हैं जिसमें वेटिकन सिटी भी कहते हैं, दो देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य नहीं है, यानी इससे ये जुड़े हुए। तो इस प्रकार 6 ऑर्गेनाइजेशन इस संस्था से यानी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। यानी अगर इसका उद्देश्य हम देखें, यूएनओ का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सतत विकास को बढ़ावा यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल पीस एंड प्रोटेक्शंस को बनाए रखना, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखना यानी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखना, कानून को बनाए रखना। ये 4 मुख्य उद्देश्य हैं यूएनओ का, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ संविदा पत्र यानी चार्टर एक जारी किया गया। इसमें कुल 19 अध्याय है यानी चैप्टर, 19 चैप्टर हैं और इसमें 3 अनुच्छेद हैं। पहला जो अनुच्छेद है यानी पहला अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य,
संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, यानी पहले आर्टिकल में, फर्स्ट आर्टिकल में व्हाट इज मोटिव ऑफ यूएनओ, आखिरकार यूएनओ की आवश्यकता क्यों पड़ी, यूएनओ की स्थापना क्यों की गई। दूसरा अनुच्छेद, दूसरे अनुच्छेद यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। तो तीसरे अनुच्छेद में, संयुक्त राष्ट्र संघ के संचालन, संयुक्त राष्ट्र संचालन, यानी इसका फंक्शनल या ऑपरेशनल सिस्टम क्या होगा, इसके बारे में तीसरे अनुच्छेद यानी थर्ड आर्टिकल में दिया गया है। व्हाट इज मोटिव ऑफ यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, एंड व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ यूएनओ यानी इसका सिद्धांत क्या है, और तीसरा है इसका ऑपरेशनल सिस्टम क्या है। ये 3 आर्टिकल हैं जो 19 चैप्टर यानी 19 अध्यायों में बटे हुए हैं। इसकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाई गई है, यानी आधिकारिक भाषा। अगर अधिकारी यूएनओ की आधिकारिक भाषा के अधिकों के, इससे भी प्रश्न आते हैं, इससे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा में अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, यानी ये संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। अब इस संगठन की जो सबसे बड़ी शाखा है, इस संगठन की जो सबसे बड़ी सभा है, वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र